Yes, beta, we are back again. We are back again. Hello again, Dipanshu Fareed. किया क्वेश्चन आप लोगों ने? 2 full ton on the circular scale of screw gauge cover a distance of 1 mm on its main scale. Total number of division on the circular scale is 50. Further, it is found that screw gauge has zero error of minus 0.03 mm. Okay. While measuring the diameter of a thin wire strand on the main scale reading of 3 mm and number of circular scale 35, diameter of the wire is तो बेटा क्या आंसर आया इसका? अभी कर रहे हो? यस, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। अच्छा, मेरे पे मैसेज रुक गए थे शायद। 3.38 कौन बता रहे हैं? समीर। चलो देखते हैं बाकी लोग। ए आ रहा है, दीपांशु कह रहे हैं ए आ रहा है। इसमें जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। अच्छा, ए, अच्छा ठीक है। पेन है ना हमारे पास? अच्छा, चलो इसको याद देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। इसमें लिखा है कि 2 फुल टर्न जब होते हैं तब 1 mm मूव करता है। ठीक है, अब तक जो हम देख रहे थे वो क्या था? 1 फुल टर्न पे 1 mm। तो कोई बात नहीं, 2 पे करने दो, हमें तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है ये? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50 या 50 है, हम 100 मान के चलते हैं, कोई बात नहीं, 50 मान लिया इन्होंने। जीरो एरर है इसमें, नेगेटिव माइनस 0.03 mm, तो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तो माइनस वाले को प्लस कर देंगे। जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो ऐड कर देंगे उसको, बाद में जो फाइनल आंसर आएगा ऐड कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है? while measuring the diameter of the wire, student read main scale reading 3 mm और सर्कुलर स्केल रीडिंग 35। मैंने सर्कुलर स्केल के जो डिवीजन है इन द लाइन विद मेन स्केल इज 35। ठीक है, ये दिया हुआ कुल मिला के, ये दिया हुआ है कुल मिला के। ठीक है, तो मेन स्केल तो हमारा 1 mm का ही होता है यूजुअली, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल सर्कुलर वाले को थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। ओके, ठीक है भाई। तो कितने रीडिंग आ गई हमारी? मेन स्केल की रीडिंग तो क्लियर है। मेन स्केल में कितनी रीडिंग आ रही है? 3 mm, ये लिखा हुआ है यहां पे। जो हमारा लीनियर वाला स्केल है उसको मेन स्केल ही बोलते हैं, उसकी रीडिंग कितनी आ रही है? 3 mm। ओके, अब सर्कुलर की बस निकालनी है। तो मेरा सर्कुलर का निकल गया तो मेरा काम हो गया, उसमें जीरो एरर में ऐड करूंगा और मेरा आंसर डन। अब सर्कुलर का निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? सर्कुलर का निकालने के लिए देखो, ये 1 mm मूव कर रहा है कितने टर्न पे? 2 टर्न पे। ठीक है, और इसके टोटल डिवीजन कितने हैं? 50। डिवीजन कितने इसके? 50। तो 50 डिवीजन पे कितना मूव कर रहा है ये? 50 पे नहीं, इनफैक्ट 100 पे, क्योंकि 2 टर्न जब लेगा तो कितना मूव करेगा? मैं देखो फॉर्मुले से नहीं कर रहा, मैं फॉर्मुले से भी कर सकता हूँ, लीस्ट काउंट वगैरह निकाल के। मैं फॉर्मुले के बिना कर रहा हूँ, फॉर्मुले के बिना ही कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है फॉर्मुले की। तो 100 पे कितना मूव करेगा ये? 1 mm। यूनिटी मेथड आपका कितना है? रीडिंग 35। तो 100 पे इतना करेगा, 1 पे कितना करेगा? 1/100। तो 35 पे कितना करेगा? 35/100।
बस। तो ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई। ये क्या आ गई? सर्कुलर स्केल की रीडिंग। अगर सर्कुलर स्केल पे 35 शो हो रहा है, उसका मतलब आपकी रीडिंग कितनी है? 35/100 mm। 35/100 mm यानी कि हो गया 0.35, यही आएगा मेरे ख्याल से mm। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया अभी, है ना, मैंने केवल कॉन्सेप्ट से कर लिया इसे कि 100 पे 1 mm मूव कर रहा है तो 35 पे कितना करा होगा भाई? इतना करा होगा। दोनों को ऐड कर दो। क्लियर है? ठीक है, दोनों को ऐड कर दो अब। 3 प्लस 0.35 mm, ये भी mm में था। और क्लियर है? ओके गुड। और ये भी mm में था। 3 पॉइंट, ये mm आ जाएगा। और लेकिन इसमें क्या है? जीरो एरर है। तो जीरो एरर कितना है इसमें? इतना है। तो इसको हम ऐड कर देंगे, और क्योंकि नेगेटिव है ऐड कर दो। ये आ गई आपकी रीडिंग। कितनी आ गई है? 3.35 और 3.8 हो जाएगा फिर तो। 3.38 mm यानी कि ए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो देखो इसमें मैंने कुछ फॉर्मूला भी नहीं लगाया। फॉर्मूला लगाते पहले लीस्ट काउंट निकालते, उससे लीस्ट काउंट कितना आता है आपका? लीस्ट काउंट आपका आता है कि भाई 1 mm मूव कर रहा है 100 पे, तो 1 बाय वही आता है, 1/100 ही आता फाइनल। एक्चुअली लीस्ट काउंट ही है एक्चुअली, ठीक है। और उससे फिर आप करते तब भी ये आता। तो जिसने ऐसे किया होगा वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्लियर है सबको? राइट। अगला क्वेश्चन एक और देख लो, ये वाला, फिर ये बस खत्म है यहाँ पे, है ना। ये देख लो। साइड, कौन सा वाला बोलो? पिछला वाला सरवन सर। अच्छा, अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं फॉर्मूले से भी। कई सारी डिमांड आ गई यार एक साथ। एक बार 1 बाय 1 करते हैं, रुको। क्या बोल रहे हैं? 50 mm पे 1 mm है तो 100 पे 2 mm क्यों नहीं हुआ? ओके, क्वेश्चन देखो ध्यान से। पिछला वाला क्या था? क्या लिखा था? 2 फुल टर्न पे 1 mm। 2 फुल टर्न पे, एक टर्न पे नहीं, 2 टर्न पे। देखो इसने क्लिक वो कर दिया, 2 फुल टर्न पे। और एक टर्न कितना बड़ा है आपका? एक पे कितनी रीडिंग है? 50। तो 2 फुल टर्न पे कितना मूव करता है? 1 mm। यानी 50 सर्कुलर स्केल पे कितना मूव करता है? 1 mm। ठीक है, नॉट 50 पे, 100 पे, क्योंकि 2 बार गोल घूमेगा तब वो 1 mm आगे मूव करेगा। 2 फुल टर्न लेने का मतलब 50 और फिर 50, 100, तब इसलिए मैंने यहां पे 200 नहीं किया, है ना। 100 पे 1 mm। आई थिंक सानिया क्लियर हुआ। 50 पे 1 mm है, तो 50 पे 1 mm नहीं है एक्चुअली। 50 पे 1 mm नहीं है, 100 पे 1 mm है, क्योंकि 2 टर्न के बाद 1 mm है ना। एक टर्न क्या थोड़ी है। है ना। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ना, जिन लोगों को समझ में नहीं आता पिछला क्वेश्चन, एक बार खुद ट्राई करना दोबारा से देख के थोड़ा सा उसमें। ओके क्लियर है? राइट। अच्छा, ये वाला देखो क्या है आपका? 0.5/50। कोई कह रहा है 2.33। कोई कह रहा है साइड। साइड हो जाऊं? किधर को होता हूं? साइड, इधर को साइड हूं। अच्छा, लो भैया, हो गया साइड।
2.33 अभी कुछ बच्चों को ही आया है। इसमें देखो काम की रीडिंग कितनी है और फालतू का डाटा कितना है। इसमें कुछ डाटा काम का है, कुछ फालतू का है, मतलब उसका क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत लेना देना है। देखो जीरो एरर तो क्लियर है हमको, इतना है तो ये तो माइनस करना पड़ेगा। जीरो एरर आपका पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। ये आपकी रीडिंग है। पिच स्केल में मेन स्केल की रीडिंग 2 है तो ये 2 mm हो जाएगी रीडिंग, है ना, क्योंकि इसमें कुछ अच्छा भी देखेंगे क्यों 2 mm है ना, mm क्यों लिए मैंने अभी ये भी देखना पड़ेगा। हेड स्केल की 42 है तो ये तो आपको चाहिए थी रीडिंग, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए इसका, एक तो पिच की वैल्यू चाहिए और एक लीस्ट काउंट चाहिए। पिच की वैल्यू और लीस्ट काउंट चाहिए आपको कि पिच कितनी है आपकी, मैंने कितना आगे मूव करता है एक सर्कल घुमाने पे। एक तो पिच कितनी है आपकी और लीस्ट काउंट, यानी कि सर्कुलर स्केल के डिवीजन कितने हैं उस पर लीस्ट काउंट डिपेंड करेगा कि लीस्ट काउंट आपका कितना है। तो इसमें देखो जो ऊपर ये डाटा दिया हुआ है ना, ये और ये एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना उससे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं पिच कितनी है। तो पिच कैसे चेक करते हैं, आप उसे घुमाते हैं और घुमा के चेक करते हैं कितना आगे बढ़ा। तो आपने उसने क्या करा, 6 बार घुमाया, नंबर ऑफ टाइम ऑफ द स्क्रू कितने लिए 6, तो कितना आगे बढ़ा वो 6 mm, कितना आगे बढ़ा 6 mm। तो यानी पिच कितनी होगी, 6 बार घुमाया हमने 6 mm आगे बढ़ा तो पिच कितनी होगी, सिंपल से 6/6 1 mm। तो ये नॉर्मल हमारा यानी वो है इंस्ट्रूमेंट 1 mm वाला, तो ये चेक कर लिया उन्होंने घुमा के, ठीक है। तो इस डाटा का यूज तो ये था कि पिच हमारी 1 mm। अब ऐसे लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, लीस्ट काउंट यहां से आ जाएगा, जो कर रहे हैं ना पिछली बार की फॉर्मूले से कर दो, फॉर्मूले से यहां से कर लो, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ वो कर लो। अब 1 mm है ये पिच और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100, ये आपका लीस्ट काउंट आ गया। इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm, क्योंकि 100 में डिवाइड किया 1 mm में। तो ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है हमारा, यानी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ मतलब कि कोई नई चीज नहीं है। जो पिछली बार वाले था 2 घुमाने पे 1 mm, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंपल स्केल है, 1 mm पिच है और ऐसा ये एक घुमाने पे 1 mm आगे बढ़ता है। 100 बार डिवाइड किया आपने, सॉरी 100 आपने स्केल बनाए, सब कुछ सिंपल है यहाँ पे। तो बस अब तो हो गया हमारा, पिच आपको पता चल गई 1 mm। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 mm लिखा था, जब इसकी रीडिंग 2 आई ना इसलिए मैंने 2 mm लिखा था। अगर यह कुछ और होता तो फिर चेक करता पिच कितनी आ रही है। तो ये 2 mm हो गया क्योंकि पिच 1 mm थी, एक बार में 1 mm, 2 बार में 2 mm। हेड स्केल रीडिंग 42 है, 42 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लो। अभी हमने पढ़ा था लीस्ट काउंट कितना 0.01 mm, तो कितना आ गया भाई ये 0.42 mm। तो 2 mm यहां से आ गया, 0.42 यहां से आ गया, 2.42। उसके अलावा जीरो एरर है इसमें, हाँ जीरो एरर भी था इसमें ये, और एक कैसा जीरो एरर था पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो क्या करना पड़ेगा माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2.42, इसमें से आप जीरो एरर को माइनस करेंगे 0.09, तो कितना आ गया ये 12 में से 9 गया 3 3 2। आई थिंक दिस शुड बी द आंसर 2.33 mm सी। कई बच्चे लगा भी चुके हैं। पिच तो 2 है क्वेश्चन में, पिच 2 है क्वेश्चन में, नहीं पिच 2 नहीं है, पिच स्केल की रीडिंग 2 है। पिच स्केल की रीडिंग मतलब कि जो आपका मेन स्केल है उस पर रीडिंग 2 है, ठीक है। पिच तो यहां से निकाली उसने। अभी चीज आपको यही तो है जो प्रैक्टिकल करते हैं ना बच्चे, उनको पता होता है कि कैसे हम करते हैं उस टाइम पे, है ना। तो उनको आइडिया होता है थोड़ा सा कि ऐसे करना पड़ता है, आपको घुमा के देखना पड़ता है कि पिच कितनी आ रही है। ये पिच स्केल की रीडिंग देखी ना उसमें, अगर ये पिच होती फिर आप आंसर निकलता ही नहीं आपका, फिर आपको पिच स्केल की रीडिंग कहां से पता चलती है ना। तो ये रीडिंग पिच स्केल की रीडिंग मतलब उसको मेन स्केल, लीनियर स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल, एक्सिस स्केल, पिच स्केल, कुछ भी बोलते रहते हैं उसको। जो आपका ये वाला स्केल होता है लीनियर वाला, मेन स्केल जो होता है, तो यहाँ पे पिच स्केल बोल दिया उसने। और हेड स्केल किसको बोला है, वो आपका हेड जो गोल वाला है उसकी 42 है, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको, खत्म करें इसे, सब कुछ हो गया इसमें। वर्नियर कैलिपर आप समझ गए, स्क्रू गेज हो गया हमारा, सबको समझ आ गया। ये मेरे को पढ़ाना नहीं है, इसको बस देख लो। ओके, सबको क्लियर है, बाकी यहां तक का सारा, यहां तक का सारा क्लियर है।
बाकी ने लिखा भी ओके। बाकी वो क्लियर है, क्वेश्चन वगैरह क्लियर हो गए दोनों? ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो देखो यहां तक इसकी कहानी थी हमारी एरर की। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो जीरो एरर मैंने बताया आपको, जीरो एरर हमने केवल डिस्कस कहां पे किया अभी? हमने डिस्कस किया है स्क्रू गेज में। तो ये वर्नियर कैलिपर में भी हो सकता है, वर्नियर कैलिपर में भी नेगेटिव या पॉजिटिव जीरो एरर हो सकता है। तो वहां पे वही करेंगे, उसे पूरा बंद करेंगे जॉ को। अगर वो बंद करके जीरो जीरो पे आ रहा है तो कोई एरर नहीं है। अगर जीरो पे नहीं आ रहा, कुछ रीडिंग आ रही है मेन स्केल की या वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल का जीरो देखेंगे कहां पे है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल मेन स्केल के जीरो पे नहीं आ रहा तो उसमें कुछ एरर है। अगर मान लो जीरो आगे आ रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के मान लो 2 mm पे आ रहा है, तो 2 mm का पॉजिटिव एरर है, उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो पीछे आ रहा है उससे भी, जीरो से भी पीछे जा रहा है, तो आपको फिर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता है वो जीरो आपका बिल्कुल सामने ना आ रहा हो, मान लो 1 और 2 के बीच में आ रहा हो। वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के 1 और 2 के हो सकता है बीच में आ रहा हो, तो आपको रीडिंग निकालनी पड़ेगी। रीडिंग कैसे निकालते हैं आपको मैं बताया था, पहले वन से तो रीडिंग आ गई 1, और जो 1 और 2 के बीच में है तो उसका देख लो कितने डिवीजन मैच कर रहे हैं, कहां पे कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। जो डिवीजन मैच करेगा वर्नियर स्केल का, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लो उसके, तो 1 पॉइंट जो भी आगे वैल्यू आएगी, मान लो 7th मैच किया, 7 इंटू 0.01, तो 0.17 आ जाएगा आपका, जो भी है ना, 1.7 mm आ जाएगा। तो वो क्या है हमारा जीरो एरर है, उसको बाद में माइनस करना पड़ेगा। तो वो चीज वहां भी हो सकती है, जो हमने यहां पढ़ी है वहां भी सेम चीज हो सकती है। तो उसको एक बार देख लेना कि वहां पे भी जीरो एरर अगर आ गया पेपर में तो आपको माइनस करना पड़ेगा यूजुअली ऐसे। लेकिन जीरो एरर ऐसे देता है यूजुअली, जैसे इसमें देख लिया ना, सीधा लिख दिया उसने 0.09 mm। ठीक है, इसमें क्या दिया उसने, सीधा जीरो एरर इज 0.09 mm। वो यही बोल सकता था कि उसके 9 स्केल जो है ऑलरेडी जब आपने बंद किया तो उसका 9 डिवीजन जो है जीरो पे था, ऐसे भी बोल सकता था डायरेक्टली। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने सीधा आपको वैल्यू दे दी। लेकिन पेपर में बोल सकता है ऐसे भी, तो आपको निकालना पड़ेगा जीरो एरर उस केस में। उस केस में जीरो एरर आपको निकालना पड़ेगा। मैं हमेशा पीछे लिखता हूं। अच्छा ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूं यार, आजकल तो नहीं लिख रहा पीछे। हाँ आज हो गया होगा, आज इसमें मेरे को जगह कम दिख रही है, हो गया होगा थोड़ा बहुत। हट जाऊं, देख लो ये देख लो, ये था पहला, दूसरा ये था। फोटो खींच लो इसकी, ये पहला था, इसकी क्लिक ले लो। नहीं तो लेक्चर में देख लेना यार, लेक्चर में देख ही लोगे। तो ये दूसरा था, ठीक है। सारा काम टीचर से कराओगे कुछ? अच्छा, ले ली थी, ठीक है। यार कुछ काम खुद भी तो करा करो, है ना, कुछ काम खुद भी तो करनी चाहिए। कोई बात नहीं, चलो। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको, है ना। एक लास्ट स्टेप स्पेरोमीटर है, इसको देख लो क्या होता है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये आपने यूज किया होगा जब आपने लेंस वगैरह या मिरर वगैरह के वो निकाले होंगे ना, थिकनेस वगैरह निकालते हैं, लेंस की थिकनेस कितनी है, वो सब कितनी है, तो उसका रेडियस वगैरह निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह, तो वहां पे यूज किया होगा। तो ये भी लगभग उसकी तरह ही, आपका स्पेरोमीटर की तरह ही है। इसमें भी वही है, आप देखिए लीनियर स्केल है यहाँ पे, और एक सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल को ऐसे डिवाइड किया है, मान लो 100 डिवीजन में डिवाइड किया है। इसको जब आप घुमाओगे तो ये ऊपर नीचे मूव करेगा। जब आप इसको घुमाओगे तो ये आपका ये जो पार्ट है ये ऊपर या नीचे मूव करेगा। तो फिर आप देख लोगे किसके सामने आ रहा है, ये मेन स्केल पे रीडिंग क्या आ रही है, तो मेन स्केल की रीडिंग चेक कर लोगे, और इसकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग चेक कर लोगे कि वो कहां पे आ रही है, जीरो कहां पे आ रहा है उसका, मैंने सॉरी यहाँ पे कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, उससे आप निकाल सकते हो। इसमें कोई बताने वाली बात ज्यादा है नहीं, ठीक है। और इसका लिस्ट काउंट यूजुअली जो होता है वो भी सेम होता है, 0.01 mm, ठीक है। नहीं किया, ओहो, तो कोई बात नहीं, ये कोई ज्यादा पूछता भी नहीं है कभी, लेकिन पूछेगा तो लगभग आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है ना उसका, स्क्रू गेज वाला, तो ये तो फटाफट हो जाएगा, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सेम है कंसेप्ट, कंसेप्ट इज सेम, ओके। तो लेट अस मूव टू द काइनेमेटिक्स नाउ। सब लोग तैयार हैं काइनेमेटिक्स के लिए?
काइनेमेटिक्स के लिए तैयार है सब लोग? यस, किया है यूज। अच्छा, हर्षिता ने किया है, कुछ लोगों ने किया, कुछ ने नहीं किया। काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स, कंप्यूटर जी काइनेमेटिक्स को प्रेजेंट करें। आगे कंप्यूटर जी ने काइनेमेटिक्स दे दी, मुझे नहीं दी यार अभी तक, तुमको तो दिखा दी। मेरी काइनेमेटिक्स मांग गया। ओके, चलो अब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोग आपका मैथमेटिकल टूल, वेक्टर, उसके बाद मेजरमेंट, डायमेंशन और एरर खत्म करके और इंस्ट्रूमेंट खत्म करके काइनेमेटिक्स पे आ गए हैं, और हमने अब एंट्री की है काइनेमेटिक्स चैप्टर में। ओके, हाँ, फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स, दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। हाँ, अब मेरा टॉपिक आया, थोड़ा सा मजा आया, अब मेरे को थोड़ा तसल्ली दिख रही है, मेरे टॉपिक आया अब। हाँ चलिए भैया, तो फिजिक्स स्टार्ट करें। फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो, अब हमें जो है यहाँ पे काइनेमेटिक्स पढ़ना है, काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ, है ना। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है बस कि दोनों में मोशन होता है यूजुअली, कभी कभी इक्विलिब्रियम भी होता है न्यूटन लॉ में, तो खैर, लेकिन मोशन होता है यूजुअली। लेकिन क्या होता है काइनेमेटिक्स में, हम ये नहीं देखते कि मोशन किस कारण से हो रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, उसके हमें मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना लिया, उससे हम निकाल लेते हैं सब कुछ, है ना। जब न्यूटन लॉ पढ़ते हैं तो हमें मतलब किससे होता है मेनली, कि फोर्स कौन सा लग रहा है, इक्विलिब्रियम है नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसका क्या है, क्या कोलिजन किया तो कहां को फोर्स लगाया, डायरेक्शन क्या है फोर्स की, वहां पे उससे मतलब। तो यहाँ पे हमें अभी फोर्स से मतलब नहीं है, हमारा मोशन हो रहा है, अब वो किस कारण से हो रहा है वो हमें कोई मतलब, कोई चिंता यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई चिंता नहीं करनी, ठीक है। ओके, सब लोग रेडी हो गए, बड़े खुश हैं सब लोग। ओके, तो दो तरह के मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में, कर्विलिनियर मतलब कर्व में, ठीक है। तो इसमें मैं नहीं जा रहा, सिंपल चीज है यार, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये यार बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लो होता क्या है ना। दो चीजें हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक सिस्टम, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लो क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है, जैसे मान लो कि आप ट्रेन में बैठे हो और एक आदमी आपके सामने वाली सीट पे बैठा है ट्रेन में, ठीक है, और ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, स्पीड से भागती जा रही है ट्रेन, आप बैठे हो, आप मूंगफली खा रहे हो, सामने वाला किताब पढ़ रहा है, या उल्टा है, मान लो आप किताब पढ़ रहे हो मूंगफली खा रहा है, जो भी है, तो आपके रिस्पेक्ट में वो क्या है, रेस्ट में है, वो ही इज इन रेस्ट, ठीक है। लेकिन कोई पर्सन मान लो बाहर खड़ा है, जब वो मान लो कोई फाटक से क्रॉस हुई, फाटक पे कोई आदमी खड़ा है बाइक पे, उसके रिस्पेक्ट में क्या हो आप दोनों, मोशन में, आप दोनों क्या हो, मोशन में। तो हम क्या बोलते हैं कि आप जो है उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आपके रेफरेंस में, आपके फ्रेम में वो आदमी रेस्ट में है, आपके रेफरेंस में, आपके फ्रेम में वो आदमी रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाले बाइक वाले के फ्रेम में वो मोशन में है, वो आदमी क्या है, मोशन में है। तो इसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप जो बात कर रहे हो किसके फ्रेम से बात कर रहे हो, अपने फ्रेम से बोल रहे हो या बाहर वाले के फ्रेम से, इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ऐसे आगे एक सिस्टम वाली बात भी आएगी कि सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम वाली हम फोर्स में देखेंगे, वहां जरूरत पड़ेगी हमें। आई थिंक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो रेस्ट और मोशन है वो क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, जो सामने बैठा हुआ है आपके ट्रेन में वो रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाले के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में। तो मेरे रिलेटिव में मोशन में, उसके रिलेटिव में, सॉरी मेरे रिलेशन में रेस्ट में, बाहर वाले के रिलेशन में मोशन में। तो वो रिलेटिव टर्म है, वो डिपेंड करता है किस फ्रेम से देख रहे हो, किस फ्रेम से आप देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आपको पता है कैसे निकालते हो आप लोग। पोजीशन हम लोग स्पेस में एक्स वाई एक्सिस मान लेते हैं, या कई बार एक्स वाई जेड मान लेते हैं। 2 डायमेंशन मोशन होगा तो एक्स वाई, 1 डायमेंशन होगा तो केवल एक्स से भी काम चल जाता है, 2 डायमेंशन होगा तो एक्स वाई मानना पड़ेगा, 3 डायमेंशन होगा तो जेड भी मान लेंगे,
वहां से फिर हम उसकी पोजीशन निकालेंगे। पोजीशन कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर की फॉर्म में निकालते हैं, या फिर उसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे आपको 2 3 4 5 6 जो भी है ना, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 ऐसे करके दिया होगा। तो वहां से हम उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये पता है सबको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो पता होगा सबको। डिस्टेंस इज द क्या है, लेंथ ऑफ द, ओहो क्वेश्चन में भाग गया सीधा, कहां चला गया? ये रहा। देखो, अगर मान लो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, मान लो कई सारे रास्ते हैं। तो जिस रास्ते से आप जाओगे, जिस भी रास्ते से आप जाओगे, मान लो आप इससे जाते हो 1 से या 2 से या 3 से, तो जो भी आपने लेंथ ट्रेवल करी उसको आपका क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। ठीक है। अब मान लो मैं ए और बी को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं, सबसे कम डिस्टेंस कब होगा? अगर मैं ऐसे जाता सीधा, अगर मैं ऐसे जाता तो सबसे कम डिस्टेंस होता मेरा, सबसे कम डिस्टेंस होता अगर मैं ऐसे जाता, सीधा जाता बिल्कुल, है ना। ये तो मान लो आप ऐसे गए, बस से गए, ट्रेन से यूं गए, जहाज से मान लो सीधा जाता बिल्कुल। तो अगर मैं सीधा जाता ऐसे तो क्या होता, अगर मैं सीधा जाता तो क्या होता, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये जो सबसे छोटा डिस्टेंस आपका आया, 2 पॉइंट को जोड़ने वाला जो सबसे छोटा डिस्टेंस आया, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एक्चुअल पाथ आपने जो ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मान लो आपने ऐसे ट्रेवल किया तो ये आपका डिस्टेंस है, लेकिन तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना मानेंगे हम, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ। आप ऐसे गए तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उतना ही। डिस्टेंस तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच का सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन सेम। ठीक है। तो डिस्टेंस जो है, दूसरी बात ये ध्यान रखना, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड है तो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो है ही, जो आपने निकाला छोटा वाला वो तो मैग्नीट्यूड है ही, प्लस क्या है इसमें, डायरेक्शन भी है, इसमें डायरेक्शन भी है। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए टू बी हुआ, ए टू बी। तो देयर इज दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है हमारा, ए बी वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। राइट। ओके। हाँ बिल्कुल, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ जो होती है वो डिस्टेंस होती है, और शॉर्टेस्ट वाले को डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल है अभी तो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, इन अ गिवन टाइम इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। तो ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट, ये तो होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। देयरफॉर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द डिस्टेंस, देखो ठीक है, तो इतना आपको शायद क्लियर होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको क्लियर है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के, कि आप मान लो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं अभी, है ना। पहले इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या क्या है दोनों के बीच के। तो यार डिफरेंस लिखे हैं, तो सिंपल है यार, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, ये तो डेफिनेशन हो गई, दोनों की डिफरेंस है, ये एक्चुअल है, ये शॉर्टेस्ट है, ये स्केलर है, एक्चुअल शॉर्टेस्ट है तो पता ही है हमें, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल एन एन ऑब्जेक्ट इन एन गिवन टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। जो डिस्टेंस ट्रेवल है पार्टिकल का, वो कभी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ है। तो लेंथ ऑफ द पाथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव अगर कर रहा है तो जीरो भी नहीं हो सकता। अगर मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है, तो जीरो हो सकता है। लेकिन अगर वो मूव कर रहा है तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या होगा। कई बार ग्राफ आपका आ जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ गया और उसका ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है इससे, तो ये पॉसिबल नहीं है। नीचे जाने का क्या, डिस्टेंस यहां पे क्या, नेगेटिव।
ये डिस्टेंस क्या है, सारे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये माइनस है, -1 -2। तो जो डिस्टेंस वाला ग्राफ होगा कभी भी इससे नीचे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता, वो इससे ऊपर ही रहेगा हमेशा, इस एक्सिस से हमेशा क्या रहेगा, ऊपर, नीचे नहीं आ सकता डिस्टेंस वाला ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वाला आ सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी वो प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है, तो उस केस में वो नीचे जा सकता है। ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, जो लेना चाहता है। लो फटाफट से। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया। अभी कहां आएगा, फोर्स में आएगा, तो जब फोर्स में आएंगे ना, फोर्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, वहां पे सूडो फोर्स का अगर बात आएगी, सूडो फोर्स की बात आएगी यहाँ पे प्रशांत, वहां पे हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं उसको यहां पे लेना नहीं चाह रहा, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ले लिया, ठीक है। ओके, राइट। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, मैं इसकी एप्लीकेशन समझ में आ गई क्या है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, डिस्टेंस ट्रेवल कैन इन अ गिवन टाइम इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट नेवर कैन बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है बड़ा कौन सा होगा इन दोनों में से, बड़ा जो है हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है बस कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तो दोनों आपस में बराबर हो जाए, दोनों आपस में बराबर हो जाए, अदरवाइज क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि वो एक्चुअल पाथ आपने जो ट्रेवल किया वो है। फिर क्या है, ये पॉइंट क्लियर है सबको। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट कैन हैव मेनी वैल्यू। डिस्टेंस तो कई सारे हो सकते हैं, आप यहां से गए तो अलग डिस्टेंस आ गया, आप दूसरे रास्ते से गए तो अलग आ गया। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक होगा, मैंने आपको बताया था अभी, है ना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है ना, तो शॉर्टेस्ट तो एक ही होगा ना भाई, शॉर्टेस्ट थोड़ी बहुत सारे हो जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजीशन टेल द टाइप ऑफ द पाथ फॉलोड। उससे हमें पाथ पता चल जाता है, कुछ आइडिया हो जाता है पाथ का कि बड़ा फॉलो किया छोटा फॉलो किया। इसमें आइडिया नहीं होता, छोटी मोटी बातें हैं तो बच्चों वाली। आई थिंक ये क्लियर है सबको कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या आंसर आएगा फिर, अगर इतना क्लियर है तो इसका आंसर बता दो फटाफट से, क्या आएगा। रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस, इसमें बड़ा कौन होता है, क्या आएगा बताओ। अरे मेरे पास आंसर नहीं है अभी तक। ए, ए कैसे आ जाएगा भाई, क्या आ रहा है, मोर देन डिस्प्लेसमेंट है भाई ऊपर, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस है, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस। कौन बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, ये अभी पढ़ा हमने, एक्चुअल पाथ होता है ये बड़ा होगा। अगर ये बड़ा होगा तो रेशो क्या होगा, लेस देन 1। लेकिन ये तो क्लियर है, इसमें एक लेकिन है, लेकिन कि डिस्टेंस बड़ा होगा तो रेशो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। लेकिन अगर दोनों मान लो बराबर हो गए, अगर आपने सेम एक ही डायरेक्शन, मैंने सॉरी शॉर्टेस्ट डायरेक्शन में मूव किया तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो रेशो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा रेशो। अगर आपने शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग मूव किया तो डिस्टेंस भी वही आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही आ जाएगा, तो उस केस में रेशो 1। तो यानी ये तो लेस देन 1 होगा या फिर क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। तो हम दोनों को क्या लिखते हैं मिला के, ऐसे, लेस देन और इक्वल टू 1। सी नहीं आएगा, अभी भी गड़बड़ कर रहे हो यार सब लोग। इतना गड़बड़ कैसे, इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई, इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई। अभी भी लोग जो है ए और बी लगा रहे हैं या कुछ और लगा रहे हैं, इतना गलत कैसे हो सकते हो।
कर्ड में डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा? कर्ड में डिस्प्लेसमेंट जीरो, कर्ड मतलब बोलो ऐसे में मूव करूं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में ऐसे मूव करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना मेरा, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माई डिस्टेंस। इसका अगर मैं रेशो निकालूं तो डिस्टेंस बड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस किया है मैंने, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो रेशो क्या आएगा? मान लो ये वैल्यू आपकी 10 है तो ये 10 से ज्यादा होगी, मान लो 15 है, ये तो बड़ी होगी वैल्यू, तो रेशो क्या आएगा? 10/15। अजीब सा है क्वेश्चन। अरे यार अभी तो मैंने वाली बॉल दी है, घिसड़ी वाली बॉल आती है ना बच्चों में खेलते, घिसड़ी वाली बॉल, खेल लो खेलो। अभी आप उसी में वो हो गए सब लोग। भाई ये तो पढ़ाना पड़ेगा चैप्टर, मुझे तो लगा था ये आता होगा थोड़ा बहुत, तो पढ़ाना पड़ेगा चैप्टर मुझे लग रहा है। डी होगा, हाँ डी इस केस में तो डी हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, लेकिन इक्वल भी हो सकता है। मान लो आप ऐसे मूव करें सीधा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, डिस्टेंस भी 10 और डिस्प्लेसमेंट भी 10। इक्वल टू 1 क्यों नहीं होगा भाई? इक्वल टू 1 क्यों नहीं हो सकता? दोनों बराबर नहीं हो सकते क्या? इस केस में तो दोनों बराबर है। मान लो मैं ए से बी मूव कर रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल भी 10 आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी 10 आएगा, तो रेशो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। शिवानी कह रहे हैं डी होगा, दीपांशु डी। इसमें क्या कर्ड पाथ लिखा है क्या? ओ अच्छा, कर्ड पाथ लिखा है भाई, कर्ड पाथ। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, कर्ड पाथ है, सॉरी। हाँ तो ठीक है, अगर कर्ड पाथ है ये, सॉरी अब मैं समझ गया आप लोग क्या बोलोगे। कर्ड पाथ है, इसमें पाथ लिखा हुआ है, ठीक है कर्ड पाथ है तो हाँ ओके यार, कर्ड पाथ है तो ये ऐसा वाला केस होगा, तो लेस देन 1 होगा। राइट राइट राइट, तो ये होगा। अगर ये मानो कर्ड ना दिया होता यहाँ पे, आई डिड नॉट सी दिस थिंग एक्चुअली, तो ये ना दिया होता तो देन आंसर वुड बी दिस। ठीक है ओके, इस केस में आंसर डी होगा। राइट राइट यार, मैं समझ नहीं पाया, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा बीच में आप लोगों में मेरे बीच में, है ना? अब क्लियर हो गया मेरे को। ठीक है, कर्ड पाथ है तो यही होगा, यही था ना? हाँ यही बोले थे आप, तभी मैंने कहा गलत कैसे कर दिया सबने एकदम। ठीक है यार ठीक है, तो सबको क्लियर था ये तो। क्या रहा है? सी दिखा रहा है इसमें, तो सी नहीं होगा क्योंकि कर्ड पाथ है ना, तो सी नहीं हो सकता। इसमें सी लिखा हुआ है लेकिन ये पाथ कर्व दिया हुआ है। यूजुअली जो क्वेश्चन आता है, तो एक बार नीट में आया था, एक बार आईआईटी में भी आया है, उसमें जो है शायद उन्होंने पाथ मेंशन नहीं किया, उन्होंने कहा था कि इनका रेशो क्या हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या हो सकता है, या तो उल्टा था, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या हो सकता है। उस केस में इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है, उस केस में इक्वल टू 1 भी हो सकता है, बट इस केस में नहीं होगा क्योंकि कर्ड पाथ है। एक्सेलेरेशन में कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट भाई, मैं कहूँ सब कंफ्यूज कैसे हो गए, तो कुछ गड़बड़ था। ठीक है, ये देखो, चलो ये देखो भाई, हाँ डी होगा। यस आप लोग करेक्ट थे, यू आर करेक्ट, ऑल वर करेक्ट। ये देखो अब इसमें पता है नॉर्थ किधर को मानते हैं हम, ऐसे मानते हैं नॉर्थ यूजुअली, तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ। अच्छा आपने डी ही कहा था, हाँ ठीक है। तो ये कई बार यार नीट में ऐसी गलती हो जाती है, जैसे मैंने की ना भी, ऐसे नीट में गलती हो जाती है, कई बार क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते बच्चे तो गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, है ना? चलो ए, देखते हैं। 10 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट, ये पूछ रहा है आपसे। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, क्या लगा दोगे? सिंपल है, पाइथागोरस लगा दोगे, है ना? पाइथागोरस लगा दोगे तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो आई थिंक अगर सब लोग समझ पा रहे हैं, फटाफट से आगे मूव करें। इसको समझ पा रहे हैं सब लोग ना?
कि डिस्प्लेसमेंट आपका जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और उसकी लेंथ जो होगी पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगी। ठीक है, आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को समझ नहीं आएगा तो बोल देना, नहीं तो फटाफट मूव करता रहूंगा, जब तक आप बोलोगे नहीं मैं अपने स्पीड बढ़ाता रहूंगा। ये क्वेश्चन देखो 22.36, ठीक है, वो ऑप्शन है 22.5, ए आंसर आ रहा था ना उसका, क्या था 22.5। यस, ये देखो रूट 500 प्रशांत, पिछले वाले का बता रहे हो? पिछले वाले का रूट 500 होगा, सही है। इस वाले का देखो कितना होगा। आपकी बार में कहा गया नॉर्थ, फिर ईस्ट और फिर अपवर्ड, नॉर्थ फिर ईस्ट और फिर अपवर्ड। डी 10√2, ओके। टेन तो नहीं आएगा, 10 कैसे आ रहा है? 10 तो नहीं आ सकता मेरे ख्याल से आंसर। कुछ बच्चे डी लिख रहे हैं। 6 मीटर नॉर्थ है, इसमें देखो थ्री डायमेंशन बनेगा फिगर, है ना। पहले नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर क्या गया वर्टिकल ऊपर, वैसे पहले नॉर्थ गया, सॉरी पहले नॉर्थ गया, सिक्स मीटर, फिर गया 8 मीटर ईस्ट, और फिर गया अपवर्ड। तो अपवर्ड अब 3D फिगर है, 3D फिगर कैसे बनाऊं मैं? ऐसे बनाता हूं कुछ, अपवर्ड मतलब ऐसे कुछ, समझ रहे हो? ये अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन कितना गया 10 मीटर, ये कितना था 8। नॉर्थ पहले 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, और फिर अप, ठीक है ऐसे। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? ये है, ठीक है। कोई हवा में कैसे चलेगा यार? लिफ्ट, लिफ्ट से चला गया ना, लिफ्ट से, लिफ्ट से नहीं जा सकता। मॉल में आप गए, पहले ऐसे गए, फिर राइट टर्न लिया, फिर लिफ्ट पकड़ी, ऊपर चले गए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? स्टेयर से हो सकता है, लिफ्ट से हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, ठीक है। तो बस सही निकाल दिया कई लोगों ने। देखो इसमें सिंपल है, ऐसे मान लो कमरे में आप, जैसे मैं कमरे में खड़ा हूं, तो मान लो मैं नॉर्थ, मान लो मैं पहले इधर को जाता हूं, फिर मैं इधर को जाता हूं, और फिर मैं ऊपर जाता हूं। तो मैं इस डायगोनल से स्टार्ट हुआ, वहां तक पहुंचा, जो इसका फ्लोर है, फर्श है जो इसका, उसमें मैं वहां पहुंचा पहले, फिर मैं वहां से वहां गया उस पॉइंट पे। हो सकता है आपको उल्टा दिखा रहा हो ये, है ना, क्योंकि ये कैमरे में उल्टा दिखाता है कई बार। तो मैं ईस्ट, मेरे हिसाब से जो ईस्ट आ रहा है वो इधर को आ रहा है मेरा, तो मैं ईस्ट इधर को गया, और फिर मैं अप गया, अप मतलब मैं उधर गया। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैं उस डायगोनल पे वहां पहुंच गया। मेरे को इसकी लेंथ चाहिए, यहां से लेके वहां तक की दूरी, ठीक है, यहां से लेके वहां तक की दूरी। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, जब एक कमरा होता है उसके जो डायगोनल होता है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला है, एक तो ये फॉर्मूला है,
अगर कमरा कोई होता है, उसके जो डायगोनल होता है उसकी दूरी होती है, लेंथ होती है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहां से लेके वहां तक की मुझे दूरी चाहिए, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। एक मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूं, उस एच के अलोंग परपेंडिकुलर वहां पे मान लूंगा, और एक बेस में डायगोनल मान लूंगा, सॉरी ये बेस मान लूंगा। इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे ये हाइपोटेनस चाहिए, मुझे ये हाइपोटेनस चाहिए। तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो मेरा परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर प्लस इस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो मुझे पता है कितना है, वो तो है एच स्क्वायर, क्योंकि एच है। अब ये बेस कितना होगा मेरा, बेस निकालने के लिए मैं यहां पे राइट वो लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बेस मेरा हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस मेरा हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरा बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा बेस आ गया, हाइट मुझे पता है, तो ये डायगोनल आ जाएगा। दोनों तरफ से आंसर मेरा क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन एवरी केस द आंसर विल बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आई होप दिस इज क्लियर। सॉलिड स्टेट के क्यूब वाले फॉर्मूले से आई डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, बस हाँ हो सकता है वहां भी कुछ ऐसा कुछ होगा, है ना। डायगोनल का रूट निकालते हुए आप लोग तो ए रूट 3 ऐसा कुछ आता होगा, और अगर एल बी एच है तो ऐसा कुछ आता होगा आई थिंक। तो डी इज द आंसर, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर विच इज 64, सॉरी 36 आएगा ये, प्लस 64 आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 100 का रूट, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा 200 का रूट इक्वल टू, पीछे तो नहीं आ रहा, फिर दोबारा फिर बोलोगे पीछे लिख रहा हूं, यहां लिखता हूं चलो, रूट ऑफ 200। इसमें से ये 2 इंटू 100 ऐसे कर लो, 10 रूट 2। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। हाइपोटेनस से नहीं होगा, हाँ होगा ना, मैंने हाइपोटेनस से तो किया है, हाइपोटेनस से भी तो होगा। अगर मैं यहां से करूंगा तो वही तो करूंगा मैं, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस इस बेस का स्क्वायर। और मेरा बेस कितना बड़ा है, ये बेस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ये मेरा बेस जो है ना, चूंकि डायगोनल इस फर्श से उस वहां तक जा रहा है, तो इसको निकालने के लिए मैं इस फर्श पे लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये एल स्क्वायर है, अब प्लस बी स्क्वायर जब लगाऊंगा तो मेरा बेस का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये जो बेस है मेरा उसका स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर एच स्क्वायर को मैं ऐड करूंगा तो फॉर्मूला यही बनेगा सेम, यही तो फॉर्मूला बनेगा। खुशी एंड शिवानी क्या डाउट है आपका, यही डाउट है। स्क्रीन पर देखो, अगर स्क्रीन पर मैं समझाऊंगा आपको, स्क्रीन पे यहां पे समझ लेते हैं। मान लो ये रूम है ना आपका, ये इसकी हाइट के वाइज बता रहा हूं मैं, ये रूम है आपका। आप कहां से मूव करें, पहले आप यहां पे थे मान लो ए पे, यहां से आप गए नॉर्थ, मान लो ये बी पे पहुंचे, फिर आप किधर गए 8 मीटर ईस्ट, आप पहुंचे सी पे, फिर गए आप तो आप पहुंचे डी पे, तो फाइनली आप डी पे पहुंचे। तो ए और डी को आपको ज्वाइन करना है, ए और डी को जब आप ज्वाइन करोगे आपको ये लेंथ निकालनी थी, ये लेंथ, ठीक है। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, डीसी लिया मैंने, और मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी यहां पे, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा एक, ठीक है। इससे मुझे क्या चाहिए, एडी, ये निकालना है मुझे, एडी कितना है ना, ये मुझे निकालना है, ठीक है। मुझे क्या पता है, डीसी पता है, डीसी कितना था मेरा, एबी तो मुझे पता था, एबी मेरा कितना था 6 मीटर, ये कितना था पीछे वाला 8, ऊपर वाला कितना था 10, 6 8 और 10 था, ठीक है। 6 8 और 10 था, ठीक है। 6 नॉर्थ 8 ईस्ट और 10 अपवर्ड, ये था मेरे पास 6 8 10। अब जो है मुझे चाहिए था ये, तो ये कितना हो जाएगा मेरा एडी, एडी स्क्वायर विल बी हाउ मच, डीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। भाई ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है एसी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा एडी यहां से आ जाएगा। अब इसमें मेरे को डीसी तो पता था, डीसी तो मेरा 10 था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था एसी कितना है, क्योंकि एसी तो मैंने बनाया है, अभी एसी तो मैंने बनाया है इस फ्लोर में। इस फ्लोर को अगर मैं देखूं, नीचे जो फर्श है
फर्श को एक बार दोबारा बना लेता हूं, फर्श है ये, फर्श में ये ए पॉइंट था, आप फिर बी पे गए थे, ये ईस्ट में था और ये सी था, और आपने कौन सा बनाया अभी, ये ए सी। ए सी कितना होगा मेरा, यहां राइट एंगल ट्रायंगल है ये डिस्टेंस कितना था 6 मीटर, आप गए थे नॉर्थ, 8 मीटर आप गए थे ईस्ट, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी आपकी, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो मैंने ए सी स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर सकता हूं यहां पे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये मेरी एसी की वैल्यू आ गई यहां से, और डीसी मुझे पता ही ऑलरेडी 10 है, तो ये एडी का स्क्वायर आ गया, यहां से फिर रूट कर लूंगा तो ये आ जाएगा। इज इट क्लियर खुशी एंड शिवानी, आप लोग ये पूछे थे, क्लियर हो गया आपको, खुशी एंड शिवानी इज इट क्लियर टू यू, हमने 3D में कैसे देखा इसको, आपको डायगोनल चाहिए, रूम का डायगोनल है ना, रूम का डायगोनल चाहिए था आपको, हाइट पता थी, बेस का डायगोनल मुझे निकालना पड़ा, तो बेस का डायगोनल मैंने एसी कैसे निकाला, ऐसे करके निकाला, क्लियर हो गया, ओके, तो खुशी और शिवानी को क्लियर हो गया, गुड, तो सबको क्लियर है मेरे ख्याल से अब, तो आंसर जो हमारा आ रहा है फाइनली 10√2 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन काफी घूम के आया था कई बार कि एक मच्छर है वो यहां से उड़ा और वहां पहुंच गया, एक डायगोनल के एक कॉर्नर से उड़ा और अपोजिट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे है ना, रूम के डायगोनली अपोजिट, फर्श के डायगोनली अपोजिट नहीं, अगर बोलता फर्श के डायगोनली अपोजिट तो आप मानते कि यहां से उड़ा वहां पहुंचा, लेकिन कहा रूम के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंचा तो वहां पहुंच गया मच्छर उड़ के, या चींटी चली गई वहां पे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा फिर, उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो आप निकालोगे उसका क्या निकालोगे, वही करोगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो कई क्वेश्चन घूम के आ चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, देखो दिशांक is saying A, Samir is saying 0, Ren is saying A, Deepanshu is saying 2 R, B, A और B। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, जीरो, देख लो कहां पे आएगा, फाइनल देखो कहां पे पहुंचेगा, वो घूम के वहीं पे पहुंचा है क्या, एक चेक करना पड़ेगा ना कि फाइनली घूम के अगर वहां पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन घूम के पहुंचे वहां पे, एक बार देखो जरा, टाइम देखो कितना दिया आपको, 2 मिनट 20 सेकेंड, कितना हो गया ये, 2 मिनट का मतलब हो गया 2 इंटू 60, 120 तो ये हो गए, और प्लस 20 140, और एक चक्कर काटता है 40 सेकंड में, तो कितना चक्कर काटेगा ये, 140 बाय 40, 2.5 चक्कर, कितने काट रहे, 3 चक्कर, 3.5, 4 3 12 20, 3.5 चक्कर काटेगा ये, देखो कहां पहुंचेगा घूम के, 3.5 चक्कर काट रहा है ना, हाँ करेक्ट, तो घूम के कहां पहुंच रहा है फिर ये, अगर इसने यहां से स्टार्ट किया होगा मान लो, तो 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 3.5 चक्कर में यहां पहुंचेगा, सेमी सर्कल पे, करेक्ट। हाँ ठीक है, तो टाइम एक बार देखना था मैं, टाइम कितना है, 120 पे तो सेम होता अगर 120 होता, पर यहां पे 2 मिनट 20 सेकंड था, ठीक है। तो सबको क्लियर है मेरे ख्याल से ये, तो कितना आया डिस्प्लेसमेंट यहां पे, 2R, 2R आ जाएगा ना अभी, R प्लस R 2R आ जाएगा, B अभी भी 0 लिख रहे हैं कुछ लोग, A से घूम के B पे आया हूं, A से घूम के A पे नहीं आया,
मुस्कान, ए से घूम के ए पे नहीं आया मैं बेटा, ए से घूम के बी पे आया हूं, है ना, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ना। अगर मैं सेम घूम के आता तब तो जीरो आता, 3.5 चक्कर में यहां पहुंचूंगा ना। डिस्प्लेसमेंट तो मेरा है ये, इसका शॉर्टेस्ट पाथ की दूरी 2r। समझ में आ गया सबको? अच्छा, दिशांक ने ढंग से नहीं पढ़ा था, ओके कोई बात नहीं, धीरे धीरे अब ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, अब ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं धीरे धीरे, है ना। अच्छा, इसमें ये बताओ डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, लगे हाथों यही बता दो। डिस्प्लेसमेंट तो सबको क्लियर हो गया, 2r होगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस। निखिल, √2 कहां से आया, 2 मिनट 20 सेकेंड, 140 सेकेंड है ना, 3.5 चक्कर में 2r तो आएगा, √2 कहां से आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा हूं, डिस्टेंस कितना होगा, 5πr, 7πr, एक चक्कर में कितना काटता है, 2πr, एक चक्कर में 2πr, और कितने चक्कर काटा आपने, 3.5, 3.5 चक्कर में कितना काटेगे, यस यस यस, 3.5 चक्कर है ना भाई, एक चक्कर में 2πr, दूसरे चक्कर में 4πr, तीसरे में 6πr, और 3.5 में 7πr, 7πr। तो डी आंसर आता आपका, अगर डिस्टेंस पूछता, डिस्टेंस पूछता तो करेक्ट। सब लोग करेक्ट हैं भाई, सब लोग करेक्ट हैं, सब लोग करेक्ट हैं। इतना क्लियर है ना सबको, इतना क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, फिर मैं इसमें एक दो क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूं आपसे, एक बार यस लिख दो फटाफट से। फिर मैं एक आधा क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूं। ओके गुड क्वेश्चन। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है इसमें, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर मैं मान लो सी पे जाता यहां पे, ठीक है, इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होता अगर मैं फाइनली सी पे पहुंचता, ये बिल्कुल यहां पे है, ठीक है, तो सी पे कितना होता डिस्प्लेसमेंट, कितना होता, ए बी में तो आपने बोला 2r होगा, एसी में कितना होगा भाई, बिल्कुल ये यहां पे मैंने सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, सेमी भी नहीं बोलते से क्वार्टर सर्कल, करेक्ट, ये भी सही है, सही है ये भी। सही है, √2r आ जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी सबने। अब कहेंगे सर ने इतना ये क्वेश्चन क्यों पूछा है ना, तो मैं थोड़ी पूछने वाला था, तो कुछ और पूछने वाला था, ये तो मुझे ये तो पता है मुझे, तुम बता ही दोगे, √2r आएगा, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट सब इंटेलिजेंट है तो बता ही देंगे। हाँ तो √2r आएगा, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, अगर मैंने ए से शुरू किया और मैं पहुंचा यहां पे फाइनली डी पे, और ये जो एंगल है यहां पे वो है 60 डिग्री, एंगल कितना है ये 60 डिग्री, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो एडी कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, मैं तो ये पूछने वाला था, वो तो आप कर ही लोगे। एंगल साफ नहीं आया ना, दोबारा मिटा के लिख रहा हूं, आप लोग तब तक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं थोड़ा सा मिटा के सही से बनाऊं फिगर। रब रब ये एंगल है 60 डिग्री,
कुछ बच्चों ने तो पकड़ लिया। अच्छा, कुछ ने तो फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, बड़ा वाला फॉर्मूला लिख दिया एक। अगर मुझे यार फॉर्मूला नहीं पता, मुझे तो आपने जो फॉर्मूला लगाया ना वो भी निकाल सकता हूं मैं। फॉर्मूला नहीं पता अगर मान लो तो क्या करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं 9th क्लास में करा देता हूं बच्चों को। जब 9th में पढ़ाते हैं ना बच्चों को, तो 9th में करा देते हैं क्वेश्चन। तो वहां पे 9th वालों को कैसे समझाओगे फॉर्मूला ये वाला, तो बिना फॉर्मूले कैसे करोगे? आपको ये निकालना है एडी, और ये एंगल कितना दिया हुआ है 60। करेक्ट करेक्ट, हिमांशु इज करेक्ट, हिमांशु इज करेक्ट। आर्क बाय रेडियस, तो आर्क बाय रेडियस से अगर आप निकालोगे तो फिर तो बेटा पाई में आएगा आंसर। हर्षिता अगर निकालोगे तो पाई में आएगा ना, फिर तो पाई/3 इक्वल टू आप कर रहे हो पाई/3 इक्वल टू, उससे आर्क की लेंथ आएगी ना, उससे रेडियस वो थोड़ी आएगा, एडी थोड़ी आएगा वो, तो आर्क एडी की लंबाई आ जाएगी, ये वाली लंबाई। आई डोंट थिंक कि उससे आपका ये वाली लंबाई, हमें तो ये चाहिए ना, ये वाली लंबाई चाहिए हमें तो, अंदर वाली। कर सकते हो उससे? आई डोंट थिंक। देखो पहले मैं अपना तरीका बताता हूं, फिर आपके तरीके पे आ रहा हूं मैं, और फिर एक और क्वेश्चन है उस पर भी आता हूं। देखो ये 60 डिग्री है, अब आपको पता है ये रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस है, तो दोनों साइड आर और आर हैं, ये दोनों रेडियस हैं ये। आपको पता है सेम साइड के सामने वाले एंगल क्या होते हैं ट्राइंगल में? बराबर। अगर आपकी साइड दो बराबर हैं तो सामने वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो आर के सामने वाला एंगल क्या है? ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपस में? बराबर होगा। और ये एंगल कितना दिया हुआ था? 60। अब ये 60 दिया था, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था? 180 में से 60 तो ये हो गया, तो कितना बचा? 120। इन दोनों का सम होना चाहिए था 120। तो ये मान लो x है और ये भी x है, x प्लस x इज 120। तो x कितना आ गया? x आ गया 60 डिग्री। तो जो सारे ये वाला एंगल आपका है वो हो गया 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो तीनों एंगल कितने हो गए भाई? 60 डिग्री। तो ट्राइंगल बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर ये बन गया तो इसकी ये वाली साइड एडी कितनी हो जाएगी? एडी भी हो जाएगी हमारी कितनी? तीनों साइड बराबर हो जाएंगी, तो ये एडी भी हो जाएगा आर। ये क्लियर है सबको? हर्षिता को क्लियर हो गया आई थिंक। वो आर की रेडियस हमें लेंथ नहीं निकालनी, हमें जो लेंथ निकालनी है वो उस लाइन की निकालनी है जो एडी लाइन है ना। अगर आर की लंबाई पूछता तो आप लगाते हो वाला, अगर वो डिस्टेंस पूछता है ना, अगर वो डिस्टेंस पूछता तो फिर आप उसको उससे करते, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया एडी वाला। ये भी क्लियर हो गया, राइट। एक इसमें जनरल क्वेश्चन आता है कई बार। जनरल में क्या करता है वो? जनरल में क्या करता है वो कि थीटा दे देता है, वो एंगल नहीं बताता, वो कहता है कि थीटा मूव कर गया, थीटा मूव कर गया। ठीक है, और ये आर है और ये आर है, तो ये दूरी पूछता है आपसे। ये थीटा दे दिया, थीटा की वैल्यू नहीं दी उसने, केवल थीटा बोल दिया, और ये पूछता है कि ये दूरी कितनी होगी, है ना। तो ये आप किससे निकाल सकते हो? अभी आपने पढ़ा ना, वेक्टर पढ़ा है, तो वेक्टर में एक साइड की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो निकाल सकते हो साइड की लेंथ, है ना। तो वहां से आप साइड की लेंथ वेक्टर का यूज करके निकाल सकते हो, वेक्टर से भी निकाल सकते हो। मैथ्स वाले बच्चे हैं तो साइन फॉर्मूला लगा सकते हो, फिजिक्स वाले बच्चे लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं, वेक्टर वाले वेक्टर लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके, कुछ भी लेमिस टाइप का भी बना सकते हो इसको, उससे भी कर सकते हो। साइन फॉर्मूला लगा सकते हो, कॉस फॉर्मूला लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, है ना। तो ये वाली लेंथ पूछता है आपसे कई बार, तो ये भी आपकी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक बार खुद निकाल के देखना, खुद एक बार निकाल के देखना। ठीक है,
अच्छा, ये 2 क्वेश्चन आप घर के लिए लिख लो, फिर आपकी क्लास जो है केमिस्ट्री की शुरू होने वाली है। ये क्वेश्चन घर के लिए लिख लो। फिर हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ये लिख लो, फोटो खींच लो। मैं आगे तो नहीं आ रहा, आगे नहीं आ रहा, फोटो खींच लो इसका, ठीक है। ले ली, 1 2 3 4 5 ले ली। चलो दूसरा क्वेश्चन ये है, इनमें थोड़ा सा दिमाग और लगेगा। थोड़ा सा दिमाग और लगेगा, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करके आने हैं और कल हम इसमें आगे फिर मूव करेंगे। अपना मेन चीजें जो है, स्पीड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो इसकी फोटो ले लो बेटा, एंड देन वी आर स्टॉपिंग द क्लास हियर। आज का टॉपिक पढ़ के अच्छा लगा, न्यू टॉपिक, गुड। चलो अब तो नए टॉपिक ही चलेंगे रोज। अब हम फटाफट जो है फिजिक्स में मूव कर गए। तो सब लोग रेडी होके पढ़ के आना सब, एवरेज वेलोसिटी एंड आगे आपका है ना एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वो सब, एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, सब ठीक है। ये पढ़ के आना अगली क्लास में फिर, और ये क्वेश्चन करके आना। ये करके आना है, बोल ऐसा नहीं टीचर ने बोल दिया आपने सुन लिया, आपको ने पहले ही बताया था टारगेट शुड बी हाई। तो ठीक है, क्लास को हम यहां पे विराम दे रहे हैं, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू एंड एंजॉय योर क्लास। कल मिलते हैं आगे, काइनेमेटिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट।